जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जड़ और पुष्प के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में पौधे के प्रकार, पत्तियां और तने के बारे में जाने थे। तो जड़ का शुरुआत होता है मूलांकुर से। जड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? मूलांकुर से। मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से होता है। जैसे एक बीज है, किसी भी पौधे का बीज है, और जब यहाँ से प्रफुल्लित होते हैं, अंकुर जब निकलते हैं तो एक ऊपर की ओर जाते हैं, एक नीचे की ओर आते हैं। यही जो नीचे की ओर आते हैं यही मूलांकुर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 3 प्रकार से होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जड़ का नाम मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, एक मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। रेशेदार जड़। तो जड़ के प्रकार। अब ये मूसला जड़ क्या होती है? तो मूसला जड़ में इसमें एक मुख्य जड़ होते हैं और उससे अनेक छोटे छोटे जड़ निकलते हैं। मूसला जड़ में क्या होते हैं? मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होते हैं, मुख्य जड़ होते हैं और उससे अनेक छोटे छोटे जड़ निकलते हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक मूली है, मूली बनाएं और इसमें क्या देखते हैं? छोटे छोटे रेशेदार, ये तो मुख्य जड़ है, और इससे छोटे छोटे बहुत सारे जो है जड़ निकले हुए होते हैं। या सरसों का ले लेते हैं, सरसों का एक पौधा ले लेते हैं, सरसों का। तो उसमें क्या देखते हैं? उसकी भी पौधे में एक पौधा सरसों कर लेते हैं। उस पौधे में भी एक मुख्य जड़ होते हैं जो जमीन में इस प्रकार से जाते हैं, ये मेन जड़ हुआ, और उसके बाद इससे बहुत छोटे छोटे जड़ निकलते हैं। तो ऐसे पौधे में क्या होते हैं? एक मुख्य जड़ होते हैं मूसला जड़ में, और वही दूसरा एक पौधे हैं जो रेशेदार। तो रेशेदार जड़ में क्या होते हैं? रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़, इसमें मुख्य जड़ नहीं होते। इसमें सभी जड़ें समान होते हैं। इसमें सभी
जड़ें समान होते हैं। जैसे प्याज ले लेते हैं, प्याज का उदाहरण लेते हैं। देखे होंगे प्याज में कि सभी तने से जो है ये प्याज हो गया, ये सभी यहां से निकलते हैं, एक ही जगह से सभी से निकलते हैं। घास हो गया, घास प्याज का हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सारे, ये जो जड़ होते हैं ये रेशेदार होते हैं, इसमें मुख्य जड़ नहीं होते। तो अंतर मुख्य रूप से इतना हम समझ गए। अब जड़ की कार्य, अब जड़ की क्या कार्य है? तो जड़ का कार्य मुख्य रूप से, जड़ के कार्य, तो मुख्य रूप से जड़ जो है पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। पौधे को खड़े होने में सहायता करता है। दूसरा, पौधे को जल अवशोषित करने में, जल को अवशोषित करने में, ये मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। कौन? पौधे, ये जड़ कौन करते हैं? जड़। और खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों का भी संग्रह करता है। कुछ जड़ें खाद्य पदार्थों का भी, खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। जैसे मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, इन सारे, शलजम, शलजम भी लिख सकते हैं। ये है जड़ की कार्य, ये है जड़ की कार्य। तो इतनी बातें हम सब समझ गए। अब जानेंगे पुष्प। अब किसके बारे में जानेंगे? पुष्प के बारे में। चलिए पुष्प के बारे में जानते हैं कि पुष्प को फ्लावर इंग्लिश में, तो पुष्प जो फूल होते हैं उसकी रक्षा बाह्य दल पुंज करते हैं। तो सबसे पहले एक फूल बना लेते हैं। चलिए कोई फूल ले लेते हैं, वो चलिए ऐसे ही। तो यहाँ एक पंखुड़ी होते हैं, चलिए हो गया। ये जो बाह्य दल है, बाह्य दल, बाह्य दल, बाहरी दल ये फूलों को सहायता प्रदान करता है। बाह्य दल क्या करता है? फूलों को सहायता प्रदान करता है, करता है। चलिए और क्या कार्य है
पंखुड़ियाँ, जो पंखुड़ियाँ होती है, ये जो पंखुड़ियाँ होती है, ये जो पंखुड़ियाँ होती है, इससे हमें फूलों के रंग के बारे में, फूलों के रंग इसी से पहचाना जाता है। पंखुड़ियों से क्या होता है, फूल के रंग को पहचानने के लिए पंखुड़ियाँ हमें मदद करती हैं। फूलों के, पहला पॉइंट। दूसरा, फूलों के रंग को पहचानने में, चलिए अब फूल में दो और बातों को जानते हैं, एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर। ये पुंकेसर क्या है? पुंकेसर, ये पुंकेसर नर भाग को कहते हैं। पुंकेसर किसको कहते हैं? नर भाग। और नर भाग फूलों के लंबे डंडाकार, जैसे अब देखिए, एक हम बनाते ही दिखाते हैं। फूलों पर एक इस तरह का देखिएगा, तो ऊपर में जो, इसे क्या कहते हैं? इसे पुंकेसर कहते हैं। ये जो लंबा तंतु है, ये तंतु कहते हैं इसको। नर भाग में एक लंबे से तंतु होते हैं। लंबे से क्या होते हैं? फूलों के लंबे डंडाकार भाग तंतु कहलाता है। तंतु कैसे कहते हैं? पुंकेसर में, पुंकेसर नर भाग में क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं लंबे, एक लंबा, फूल के लंबे डंडाकार भाग को, फूल के लंबे लिख देते हैं, फूल के लंबे डंडाकार भाग को तंतु कहते हैं, कहते हैं। ये देखिए, ये जो बना हुआ है लंबाकार, इसी को क्या कहेंगे? तंतु कहेंगे। और ऊपर में ये देख रहे हैं, इसको परागकोश कहते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम है परागकोश। और इसके ऊपर जो दाना दाना आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं परागकण। इसको क्या नाम है? परागकण। ये मादा भाग, ये नर भाग है। ये कौन सा भाग है? नर भाग। और एक होते हैं स्त्री केसर। ये स्त्री केसर मादा भाग को कहा जाता है। क्या है भाई? स्त्री केसर। तो इसमें क्या होते हैं? ये देखिए, एक सपोज दैट नर मादा भाग के जो सबसे ऊपर होते हैं, एक होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय। ये जो है वर्तिकाग्र, काग्र, ये ऊपर वाला। और ये जो देखे हैं, इसका नाम है वर्तिका। आइए, जो आप जो यहाँ फूले जैसा आकार देख रहे हैं, जो ये है अंडाशय। तो ये हुए मादा भाग। चलिए, अब इन सबको जानने के बाद परागन क्या है, अब जो है थोड़ा सा परागन के बारे में जानते। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं पहले इसको।
तो परागण के बारे में जानते हैं। क्या चीज के बारे में? परागण। तो परागण क्या है? तो पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, क्या बोले? पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब ये समझिए, जैसे ये रहा नर वाले और ये रहे स्त्री, ये मादा। तो क्या होते हैं कि यहां से परागकण इस जगह तक पहुंचने को ही परागण कहते हैं। माध्यम क्या क्या हो सकता है? माध्यम इसका एक तो हवा, हवा सबसे बड़ी माध्यम है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का। दूसरा, कीट पतंगों के भी माध्यम से या फिर पक्षियों के भी माध्यम से, मक्खियों की, मतलब बहुत तरह के माध्यम है जो इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो आज का क्लास यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।